40 और 35 के तहत आप कागज लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। हजारों लाखों बीघा जमीन जा चुकी है आपके हाथ से, और इसको बहुत देर से हम बता रहे हैं, लेकिन बीच बीच में जब खबरें आती हैं तो आपको पता चला होगा कि किस तरीके से तमिलनाडु में तिरचूर में हुआ है ये, कि उसमें कई हजार साल पुराना मंदिर है। जब इस्लामी 14 साल पहले आया था तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन कैसे हो गई, लेकिन गांव वालों को पता ही नहीं चला, अब पता चल रहा है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने, उसमें एक जज साहब थे जो इसको समझना चाहते थे, तो उनकी किसी ने पिटीशन दी, तो उन्होंने कहा कि इस पिटीशन को मैं इंटरटेन नहीं कर सकता क्योंकि इट्स पास बाय द पार्लियामेंट, लेकिन मैं खुद जानना चाहता हूँ। और उसके बाद उन्होंने उसमें तमाम जानकारियाँ जुटाई। तो ये उनका बयान है कि भारत का जो लैंड एरिया है, भारत भूमि है, उसमें सबसे ज़्यादा लैंड जो है वो रेलवे के पास है, फिर डिफेंस के पास है, तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड के पास है। तो ये भारत की भूमि का सौदा किसने किया? पहले पाकिस्तान बनाया, 30% लैंड गई भारत की, एक मुल्क बना, फिर बांग्लादेश में हमारी लैंड गई, फिर एक देश बना, और उसके बाद ये जो भारत भूमि थी इसे भारत की संसद में बैठ के दलालों ने समझौते के तहत, खामोश, एक नेता, किसी पार्टी के नेता ने इस इशू को कभी किसी पब्लिक डिबेट में, किसी भाषण में नहीं कहा। इसलिए आपको लगता है आपका मकान अपना है, आपका मकान अपना नहीं है। जब समय आएगा तो वो आपके मकान पे दावा करेंगे, अभी वो बड़ी बड़ी चीज़ों पे दावा कर रहे हैं। सूरत का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वो जो मंदिर जिसके लिए इतना युद्ध हुआ, 16 बार हुआ है, उस मंदिर के पीछे की ज़मीन पूरी उन्होंने ले ली, और हमारे पास कोई उसका तोड़ नहीं है। इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, जिसमें ये शामिल है। राम मंदिर को छोड़कर देश के सनातनी हिंदू इतिहास के, पुरातत्व महत्व के, हमारे शक्ति पीठों में से 42,000 मंदिरों पर समझौता हुआ, और नरसिम्हा राव सरकार ने कहा कि अयोध्या छोड़ देते हैं, क्योंकि अयोध्या की अंदर साँठ-गाँठ हो गई थी कि अयोध्या छोड़ दीजिए, इस पर तो हमारी दुकान चलनी है। लेकिन अयोध्या को छोड़ करके देश के 42,000 मंदिरों पर यह समझौता हो गया कि उस मस्जिद में, उस मंदिर में कहीं मस्जिद बना दी है, कहीं आपने मज़ार बना दी है, उनका स्टेटस अब ऐसे ही रहेगा, वो बदलाव नहीं हो सकता। तो वो भी आपके हाथ से चलेगा। ये मुद्दा क्या मेरे लिए, किसी पार्टी के लिए, ब्राह्मण के लिए, ठाकुर के लिए बनिए से अलग से है? इस नियम पे कोई ये तो नहीं है ना कि ये पंडित जी की ज़मीन लेंगे तो चलो पंडितों के बड़ा नफरत है तो कर दो, ठाकुरों को कर दो। ये तो सामूहिक मुद्दा है भारत का, जिसे भारत माता आप कहते हैं। इसका विचार किसी प्रचारक ने दिया आपको सुबह से शाम तक? आप किन विषय को अपना विषय बना रहे हैं? आलू, प्याज, टमाटर, सुरक्षा, यूनिफॉर्म सिविल कोड बन जाए, जनसंख्या नियंत्रण हो जाए। तो ये जनसंख्या नियंत्रण होकर जब तक आप उसका रिजल्ट देखेंगे तब तो पहले ही चली गई आपकी। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें कंफ्यूजन मत कीजिएगा। वक्फ बोर्ड की जगह अलग है और 19 करोड़ मुसलमानों रहने की जगह अलग है। आप किस नंबर पे खड़े हैं? आप 95 करोड़ हैं। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले युद्ध होगा, और कोई देश का कानून, कोई संसद आपको नहीं बचाएगी। आखिर इसका उपाय क्या है? उपाय यह है कि संसद में बैठ करके पहले तो ये हो कि ये कैसे पास हुआ, और जो लोग 117 थी जिनकी गिनती, जो बताते हैं पट्टा डाल करके हम ही ठेकेदार हैं, उनके सामने हुआ। अब आप कहते हैं आज क्या स्थिति, तो यही होगा कि संसद बैठे उस कानून को निरस्त करे। हमारी स्थिति देखिए कि हम तो कुछ भी नहीं है भाई। 10 साल पहले हम आप ही की तरफ बैठते थे। इस प्रोफेशन में आप सब आज एक्टिव हैं, आप जानते हैं उसकी क्या क्या दुश्वारियां हैं। तो हम इधर आ गए तो भाई हमारे पास तो जीवन जीने भर का ही पैसा है यार। हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं। हमारी एक टीम के साथी जो विष्णु शंकर जैन हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। लेकिन आप सब तो जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में खड़े होने का मतलब समझते हैं ना। भारत माता का नारा लगाने से सुप्रीम कोर्ट में काम नहीं चलता है। वहाँ आपको 4 वकील खड़े करने पड़ते हैं।
नहीं तो संसद में तो मोदी से पूछिए। नहीं मैं कैसे बता, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर उसके पीछे मतलब मैं नहीं जानता क्यों सर। नहीं हो रहा है। इस आज देश, भाजपा की सरकार नहीं है, नहीं, मैं भाजपा की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, हर किस्म की सरकार आई, चंद्रशेखर की भी सरकार थी, देवीगौड़ा की भी सरकार थी, लेकिन इस मुद्दे को कोई क्यों नहीं छूना चाहता? ये सवाल तो राजनीतिक लोग बनाएंगे ना। क्या हमने बेच दिया इस देश को? ये आपको क्या लगता है? जी कुछ नहीं, लोगों के अपने अपने स्वार्थ हैं। इस बात पर कि भाजपा को अपना स्वार्थ तो क्यों नहीं उठाया मेरे भाई? इसमें 8 साल हो गए, और जब ये संसद में पास भी हो रहा था तो मेरा सवाल ये था कि कभी कभी आप अल्पमत में होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अपनी बात लेकिन अपनी बात तो रखते हैं। और अपनी बात अगर वहां नहीं रखते तो जन जागरण करते ना। अगर आग यहां लगती कि ये भारत माता जिसका नारा लगा रहे हैं, इसका हमने सौदा संसद में होते हुए देखा और हम रोक नहीं पाए, तो कम से कम जगह जगह चौराहे चौराहे लोगों को अवेयर तो करते। ये राम मंदिर जो बन रहा है, इस पर खुशी होनी चाहिए, राम मंदिर बन रहा है, भव्य बन, लेकिन इस राम मंदिर का भविष्य कितना है, ये कैसे तय होगा? आप मुझे बताइए। मैंने कहा भूमि की बात है, मंदिर थोड़ी नहीं। जब भूमि भारत पे उनकी पूरी, तो जो मंदिर बने, चर्च बने, कुछ भी बने, वो तो एक अलग चीज हो गई। मेरा मकान बने, आपका मकान बने, दैट्स नॉट मैटर, आई एम टॉकिंग अबाउट द लैंड। अब इस लड़ाई कौन लड़ेगा? क्या भारत के मीडिया में इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए और लगातार अवेयर नहीं करना चाहिए लोगों को? तो मैं तो मीडिया में नहीं हूं, क्योंकि उधर रह के बहुत सारी बातें बोल ही नहीं सकते थे। तो कई कारणों से हम इधर आए और उन मुद्दों को उठा रहे हैं कि भाई आपको पता ही नहीं चल रहा कि कहां तक चीजें चली गई। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भारत में बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या मुसलमान, पाकिस्तान से आया हुआ मुसलमान, अफगानिस्तान आए हुए मुसलमान, इस देश में 5 करोड़ 2 लाख इलीगल लोग भारत की धरती पर रह रहे हैं। कोई राजनीतिक दल नहीं निकालना चाहता, कोई उनको बसाने के लिए मकान बना रहा है, कोई उनको पानी का परमिट दे रहा है, कोई उनको फुटपाथ पे बसा रहा है, तो कोई उनको चावल फ्री दे रहा है, कोई बिजली फ्री दे रहा है। 5 करोड़ का मतलब है मेरे भाई कि ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया का जो लैंड एरिया है ना, वो भारत की भूमि से 3 गुना है। देखिए, आप सब ने मिल करके मुझसे बात करने का मुझे मौका दिया, मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, देश और राष्ट्र में फ़र्क है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि देश और राष्ट्र के सामने एक कॉमन चुनौती होती है जिस पे सरकारें बहुत कम बोलती हैं, नेता कम बोलते हैं। और ख़ास तौर से मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो सुबह से शाम भारत माता की जय प्रवचन 5-5 घंटे के लोगों को दे रहे हैं। अगर इस देश के अस्तित्व के ऊपर जो सबसे बड़ा संकट हुआ उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो भारत राष्ट्र से भी गद्दारी कर रहा है और भारत राष्ट्र में रहने वाले 95 करोड़ सनातनियों से भी गद्दारी कर रहा है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि आप संचार क्रांति के इस दौर में लोगों को सच बात बता दें तो लोग अपने अपने हिसाब से उसको कैसे टैकल करना है वो शुरू करते हैं। इस वक्त 2 बड़े मुद्दे हैं जिसमें मैं समझता हूँ कि संसद में जब ये पास हुआ था तब जो पार्टी ये कहती है कि हम सुबह शाम बस भारत माता की कस्में खाते हैं और भारत माता हमारी सुरक्षित रहे, और एक नया भारत माता क्रिएट करके वो जगह जगह बताते हैं। मेरा ख्याल है कि अंग्रेज़ों के जाने के आसपास कोई 1923 में कानून बना था, वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट, और वो सभी मज़हबों पे लागू था। फिर 1956 में उसमें जवाहरलाल नेहरू साहब ने उसमें अमेंडमेंट किया, और उसके बाद 1985 में श्रीमती इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई तो राजीव गांधी ने पहला उसमें अमेंडमेंट किया, और फिर 1995 में नरसिम्हा राव ने किया। ये इतना भयानक, इतना डरावना, ऐसा कानून दुनिया के किसी
देश में नहीं हो सकता। या तो हमारे यहाँ लोग महामूर्ख हैं, या हमारे नेता महामूर्ख हैं, या चापलूस हैं, या मिले हुए हैं, या बिके हुए हैं। 90% नहीं 99% इस बात पे चर्चा ही नहीं होती है। हम पिछले 7-8 साल से इस इशू को लगातार उठा रहे हैं। तो पहले तो लोग यही नहीं समझते कि विषय क्या है, नहीं, और फिर जब समझते भी हैं तो उनको लगता है कि ये कोई असंभव सी बात कह रहे हैं। उस कानून का नाम है वक्फ प्रॉपर्टी कानून 2013। लोग वक्फ का मतलब नहीं समझते, तो फिर इस कानून का मतलब नहीं समझते, और उसके तहत पूरे होशो हवास में कोई भी, चाहे रामगढ़ की सभा हो, उससे पहले यहाँ डाल्टनगंज आया, रांची आया, और पूरे देश भर में इस मुद्दे को बार बार रिमाइंड कराता हूँ मैं। 2013 में भारत की संसद में एक कानून बना, और उस कानून का सेक्शन 40 और 35 ये कहता है कि वक्फ बोर्ड एक प्राइवेट बॉडी है, उसमें काम करने वाले सारे लोग पब्लिक सर्वेंट हैं, उनको पब्लिक सर्वेंट का दर्जा मिला हुआ है। ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि उसको इस बात की ताकत दी गई है कि वक्फ बोर्ड के 2 सदस्य भारत की किसी भी भूमि को कह सकते हैं कि ये वक्फ बोर्ड की है। तो आप एक सामान्य नागरिक की तरह आपके मन में सवाल आएगा, तो उनके कहने से क्या होता है? कह देने से तो उनका नहीं होता। तो ये सवाल बड़ा स्वाभाविक है, लेकिन इसका जवाब ये है कि अगर वो ये कह दें कि आप जिस घर में रहते हैं, ये घर जो है वक्फ बोर्ड पे वक्फ की ज़मीन पे बना हुआ है, तो सेक्शन 40 में ये कहा गया है कि आपके पास कागज़ हैं, आप टैक्स भर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन आपको कागज़ लेकर के वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। आपको हाई कोर्ट नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। कानून के तहत वक्फ बोर्ड जो उनकी बॉडी है, उस बॉडी के अंदर एक ट्राइब्यूनल उन्होंने बनाया है जिसमें 5 सदस्यों का मुसलमान होना आवश्यक है। वहाँ आप अपनी अर्जी लगाएंगे और उसके बाद वो कहीं चैलेंज नहीं हो सकता। और इसके तहत भारत में सबसे पहला शिकार ताजमहल हुआ, और ताजमहल वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित हो गया है। अब आपको लगता होगा इसके घोषित होने से क्या हो पड़ता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ताजमहल की देखरेख करता है, वो आज भी कर रहा है। लेकिन कल तक ताजमहल पे जितनी भी रेवेन्यू आता था वो सरकार का होता था, अब नहीं है। जो गुजरात में सूरत की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसको दावा ठोंक दिया उन्होंने, और कुल मिलाकर के इस देश की किसी भी भूमि पे, राष्ट्रपति भवन पे, लोकसभा पे, जिसका दिल चाहे उस सब पे दावा ठुका हुआ है। दिल्ली के अंदर 123 बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं जिस पर उन्होंने दावा कर रखा है।